नमस्कार साथियों, मैं पंकज पाल आप सभी का पुनः अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम रैंकर्स में स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में आप सभी का जो पॉजिटिव रिस्पांस था, इस सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो टॉपिक हमारा कल चल रहा था उसी के आगे चैप्टर संख्या पद्धति में एक तो हमने देख लिया था। आज हम सारी चीज़ ये डिक्लेयर कर लेंगे कि संख्याएँ कैसे काम करती हैं, कौन सी संख्या अन्य संख्याओं से कैसे रिलेट करती है, किस संख्या की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आज क्लास में डिस्कस होंगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी हमारी संख्याएं हैं उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो संख्याओं को बाइलिंगुअल चलते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें कभी भी कहीं भी कोई समस्या ना हो। संख्याओं को दो कैटेगरीज में सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। एक जिसे हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। और दूसरा जो है वो है हमारा काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इतनी बात सुनिश्चित है कि जो वास्तविक संख्या है वो हम सबको पता है क्या होती हैं, कौन सी होती हैं। अगर संख्याओं की बात करो तो जो भी संख्याएं हैं उनकी शुरुआत अगर माने तो इनफाइनाइट से, जिसे पॉजिटिव इनफाइनाइट कहना ज़्यादा बेहतर होगा। कहाँ से कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। मिड में जो भी वैल्यूज़ आती हैं, अब वो प्लस का 1 2 3 4 हो, ज़ीरो हो, प्लस का और भी जो भी डिजिट हैं वो, उसके अलावा जो माइनस के डिजिट हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जैसा लिखा है काल्पनिक संख्या है, हालांकि इसका अरिथमेटिक में कोई यूज़ नहीं है अरिथमेटिक में, लेकिन जो एडवांस मैथ होती है वहाँ पे कई बार इसे यूज कर लिया जाता है और कई क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। काल्पनिक संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो रूट में माइनस के फॉर्मेट में लिखी होती है, जैसे कि माइनस की 26 लिख ली हमने, या माइनस का 25 लिख लिया हमने, वो भी रूट में। इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी, माइनस की हो, रूट में हो, उन्हें क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। अब हम ये जान लेते हैं क्या इनके लिए कुछ बनाया गया है जिससे हम ये जान सकें कि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए एक डाटा ले लिया गया कि अंडर रूट में कभी भी -1 लिखा हो, अंडर रूट में कभी -1 लिखा हो तो उसे हम आई से दर्शा लेंगे। आई, और आई फॉर होता है आयोटा, आई फॉर होता है आयोटा। अब इसी आई को अगर आई स्क्वायर कर दें तो हमारा निकल के आ जाता है -1। काल्पनिक संख्याओं के बारे में बस हमें दो लाइनें याद रखनी है। पहली ये है कि जो संख्याएं माइनस में लिखी हो, रूट में हो, उन्हें काल्पनिक संख्या कहेंगे। और अगर कभी भी रूट में -1 लिखा हुआ है तो उसे आई से डिनोट करते हैं, जिसे आयोटा के नाम से जानते हैं। दूसरा, आई स्क्वायर कर देने पे ये वैल्यू आ जाती है -1। इसका यूज क्या है? आई का यूज ऐसे है कि सपोज करिए आपसे ये कह दिया जाए अंडर रूट -25 का वर्गमूल क्या होगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो हम सीधा बोल देते 5 है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है -25, तो हम इसे क्या करेंगे? अंडर रूट में लिख सकते हैं -1 इंटू 25, -1 इंटू 25। अब ये जो रूट में -1 लिखा हुआ है, हमें पता है कि 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, लेकिन जो रूट में -1 बचा हुआ है उसके लिए हमने एक वैल्यू लिख रखी है जिसे हम आई के नाम से जानते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 5i। काल्पनिक संख्याओं का डेटा यहीं तक हमें याद रखना है कि जो संख्याएं रूट में -1 में माइनस में लिखी हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। आई फॉर होता है अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। अब अगर किसी भी माइनस के परफेक्ट स्क्वायर का रूट से वर्गमूल लेना है तो उस संख्या के वर्गमूल के साथ आई भी निकल के आता है, और इस प्रकार की संख्याओं को सम्मिश्र संख्या बोल देते हैं, जहाँ पे वास्तविक संख्या 5 लगी हुई है, काल्पनिक संख्या आई लगी हुई है। अब चलते हैं वास्तविक संख्याओं पे, क्योंकि जो भी डेटा है, जो भी यूज़ है हमारा अरिथमेटिक, वो सारा का सारा यहीं से लिखा हुआ है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से। या एक डेफिनेशन यू भी है इसके लिए कि संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाया जाता है उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। सारी चीज़ें बारीकी से फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझते चलेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना कि संख्याओं की दो कैटेगरीज हैं, एक वास्तविक, दूसरी काल्पनिक। काल्पनिक के संबंध में जो मैक्सिमम डाटा बन सकता है वो हमने लिख लिया। अब चलते हैं वास्तविक संख्या। अब जो वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर,
इन्हें किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अब हम वो सारी बातें देख लेते हैं। मुख्यतः इन्हें बदलते हैं दो भागों में। एक है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। एक है परिमेय संख्या और दूसरी कैटेगरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, हम ये बात भली बात ही जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम रैशनल नंबर बोल देते हैं, और जो अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। ये हो गया आपका रैशनल नंबर और ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसकी बात कर लेते हैं। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन में ये लिखाया जाता है कि जो संख्याएं P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखी जाएं, जो संख्याएं P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जाएं उन्हें क्या बोल लेते हैं, परिमेय संख्याएं। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमें ज़रूर याद रखनी है। हमेशा लिखा होता है इसी के साथ, जहाँ Q डज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसकी बहुत बड़ी वजह है कि अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, या गणित का रूल है किसी भी संख्या में अगर 0 से आप भाग दोगे तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित आता है। इसलिए हमें याद रखना है परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाएं जहां Q डज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा दिया गया है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है उनके बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या हमारी है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे कि √2, ये परिमेय संख्या है। करणी के रूप में, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.414 ऐसे, या √3 लिख दिया जाए, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर ये कह दिया जाए 1.732 इसकी वैल्यू होती है, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 का ही परफेक्ट मान नहीं है, √2 का ही परफेक्ट मान नहीं है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि √4 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। जो √4 है इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्गमूल होता है, इसका मान है 2। जिनका पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा वो हमारी इसमें आ जाएगी परिमेय में। अब √4 को अपरिमेय में नहीं रख सकते, लेकिन जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती उसे अपरिमेय में रखा जा सकता है। अपरिमेय की बात हमने यहाँ पर देख ली। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में हमने बदल लिया है। अब उनकी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, उसमें हम देखो दो भाग बनाते हैं परिमेय संख्याओं में। कौन कौन से परिमेय संख्याओं के जो दो भाग हैं वो ये हैं, एक है भिन्न, एक है भिन्न और दूसरी है हमारी पूर्णांक। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, हम पूरा डाटा फिर से रिपीट करेंगे। जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक बने हैं या आगे क्या बन सकते हैं उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। भिन्न क्या होती है, जैसे हमने देखा कि P अपॉन Q के फॉर्म जो संख्या लिखी जाती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या में हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे हमने सिर्फ इतना लिख दिया 2, अब 2 के बटे में तो कुछ है नहीं, लेकिन ये भी अपने आप में परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या भी है। ये परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो इसीलिए जो इसकी अलग अलग कैटेगरी है वहाँ पे हम समझ लेंगे कि भिन्न क्या है और पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को हम समझ लेते हैं। पूर्णांक वो सभी संख्याएं जो भिन्न के रूप में ना लिखी जाएं, अब वो चाहे प्लस की हो या शून्य हो या माइनस की हो, उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे कि हमने एक वैल्यू ले ली 0, 0 के बाद ले लिया माइनस का 3, प्लस का 3 ले लिया, प्लस का 2 लिया, प्लस का 1 लिया, फिर 0 लिया, इसके बाद -1, -2, -3। ध्यान हमें इतना रखना है कि जो संख्याएं हमारी पूर्ण होती हैं, भिन्न के रूप में ना हो, दशमलव के रूप में ना हो, उन्हीं को हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक की तीन कैटेगरीज हमने कर ली हैं। एक है हमारा धन पूर्णांक, एक है हमारा ऋण पूर्णांक और तीसरा है हमारा उदासीन। और उदासीन है 0, क्योंकि 0 के आगे ना तो कभी माइनस लगा होता है और ना ही कभी प्लस लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो धन पूर्णांक है इन्हीं को मिला करके हमने नाम दे दिया है किसका, प्राकृतिक संख्याओं। जो धन पूर्णांक है इन्हीं को मिला करके नाम दिया गया है प्राकृतिक संख्या का। जब बात करी जाती है प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती हैं, तो 1 से शुरू होती हैं, कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं। लेकिन अगर इसमें 0 जिसकी खोज का श्रेय भारत को दिया जाता है, और भारत में किसे दिया जाता है, आर्यभट्ट को, इन दोनों को अगर एक साथ इंक्लूड कर ले हम, प्राकृतिक संख्या 0 को या धन पूर्णांक और 0 को, तो इसी को संयुक्त रूप से कह देते हैं होल नंबर, यानी कि
पूर्ण संख्या है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अभी तक क्या क्या देखा हमने शुरुआत से कि जो हमारी संख्या थी उसकी दो कैटेगरीज कर ली, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में याद रखना है आई फॉर √-1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। वास्तविक संख्या क्या है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। अब वास्तविक संख्या क्या कैटेगरीज है, एक है परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है या जो बार बार रिपीट होती चली जाती है, या हम यो भी कह सकते हैं आगे चल करके हमें ये पता चलेगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो डिजिट होते हैं उन्हें भी हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अब परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या हमने ये देख लिया, P/Q के फॉर्म जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल तौर पर 2 लिखा है, आप P/R लिख लो, R 0 नहीं होना चाहिए, 3/2 लिख लो, या कोई भी फ्रैक्शन लिख लो जो P/Q के फॉर्म को शो करती हो, Q जो हर है वो 0 ना हो, उन सभी को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं जितनी होती हैं सबकी सब परिमेय संख्या होती हैं, भिन्न जितनी होती हैं सबकी सब परिमेय संख्याएं होती हैं। इसीलिए परिमेय संख्याओं की दो कैटेगरीज हम लोगों ने कर ली हैं, एक भिन्न है, एक है पूर्णांक। अब पूर्णांक में हमने देखा पूर्णांक कितने टाइप के हैं, एक हो गया धन पूर्णांक, एक हो गया ऋण पूर्णांक, एक हो गया उदासीन। तो जो धन पूर्णांक है उन्हीं को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। धन पूर्णांकों के साथ 0 को अगर इंक्लूड कर लोगे तो हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। और बचे ये ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक का भी कई जगह पर यूज हो जाता है। अब हम देखते हैं भिन्न। भिन्न की भी 3 कैटेगरीज होती हैं, और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं उन्हें देख लेते हैं। एक है शांत दशमलव, शांत दशमलव। एक है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, और तीसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, और तीसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव। क्यों इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है वो भी देख लेते हैं। सपोज करिए हमने 8 में भाग किया है, कोई भी वैल्यू लो, 8 का भाग कर दिया है हमने, सपोज करिए 40 में, पूरी वैल्यू कट जाती है। लेकिन अगर इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाएगा तो हम कह सकते हैं 1 में अगर 2 का डिवाइड करो तो एक ही बार भाग जाएगा 0.5 ना। तो ये रिपीट हुआ है और यहीं पे शांत हो गया, यानी कि भाग देने के बाद जब एक निश्चित मान आ जाए और वहीं पे फ्रैक्शन हमारी खत्म हो जाए उसे बोलेंगे शांत दशमलव, यानी शांत हो जाती। शांत का मतलब शांत। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव में क्या आएगा कि कोई वैल्यू ले ली, जैसे कि हमने 3 लिया है, ठीक है, और 3 का डिवाइड कर रहे हैं हम 10 में, तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3 3 का 9, फिर दशमलव लगेगा, फिर 10 हो जाएगा। अब ये 3 रिपीट होता रहेगा। एक ही डिजिट जब बार बार रिपीट होगा, एक ही डिजिट जब बार बार रिपीट होगा उसी को बोलेंगे अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अब यहाँ पे क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव में क्या होता है कि अलग अलग डिजिट रिपीट हो, अलग अलग डिजिट रिपीट हो। जैसे कि जब हम 22 में डिवाइड करते हैं, कितने का, 7 का, जब 22 में 7 का डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 3.1415, और आगे ही अलग अलग टाइप के डिजिट रिपीट होते रहते हैं। जो भी हमने अभी तक सीखा है उसकी कैटेगरी एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि क्लास देखने के बाद में आपको ये ना लगे आपने कुछ सीखा नहीं है। संख्या है वास्तविक और काल्पनिक 2 भागों में। वास्तविक की 2 कैटेगरी, परिमेय और अपरिमेय 2 भागों में। और इसके बाद हमने देख लिया जो परिमेय संख्या है, एक है भिन्न और एक है पूर्णांक। भिन्न की 3 कैटेगरी हो गई, शांत दशमलव हो गया, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव हो गया, और अशांत अनावर्ती दशमलव हो गया, ठीक है। अब हमने देखा है पूर्णांक। पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया है उदासीन, एक है धन पूर्णांक, एक है ऋण पूर्णांक। जो धन पूर्णांक है उसे बोल दिया प्राकृतिक संख्या, और धन पूर्णांक के साथ जो 0 है उसी को बोल देते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, और ये रह गया ऋण पूर्णांक। अब यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या निकल के आई है इसकी अलग अलग कैटेगरीज को देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को किन किन भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संख्या, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं से वो संख्याएं निकल के आती हैं जिनका कई सारे चैप्टर में अलग अलग वे में यूज होता है, जैसे कि सम संख्याएं, इवन नंबर,
हो जाता है फिर विषम संख्याएं, ऑड नंबर, फिर होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को बोल देते हैं हम लोग प्राइम नंबर, और देन हमारा हो जाता है भाज्य संख्याएं, जिसे बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। चार कैटेगरीज सम संख्याएं सबको पता है, वे संख्याएं जिनके अंत में शून्य आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, उन्हें बोल देते हैं सम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं के अंत में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं, इसकी भी दो परिभाषाएं हैं जो लिखी गई हैं। एक तो ये है जिन संख्याओं के गुणनखंड कम से कम 2 होने चाहिए और 2 से ज़्यादा भी ना हो। कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ना हो। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होते हैं, हम उनको देखेंगे अभी। तो अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा ना हो, जैसे कि हो गया हमारा 3, जैसे कि हो गया हमारा 5, जैसे कि हो गया हमारा 7। और अभाज्य संख्याओं में एक क्वेश्चन बनता है 2 को लेकर के कि 2 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 पूरी गणित में अकेली ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ में अभाज्य है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। अब है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं? वो संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। वो संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, इन सभी संख्याओं को क्या बोल देंगे? भाज्य संख्याएं। अब एक बार हम वो बात कर लेते हैं कि एग्जाम में जो डाटा हमने अभी तक लिया है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट हुए हैं और कहाँ कहाँ से और पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, यहीं से लेना शुरू करते हैं। हम जानते हैं ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन क्या क्या आता है? अभाज्य संख्या से पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमने 2 के बारे में बात कर ली, एक क्वेश्चन आता है 1 को लेकर के कि 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि 1 जो है, इनकी 2 डेफिनेशन और हैं। ये भी कह दिया जाता है कि अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो। भाज्य में कह दिया जाता है कि स्वयं और 1 के अलावा अन्य से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएं। अब 1 है, 1 का तो कोई गुणनखंड 1 के अलावा है ही नहीं, इसके तो 2 गुणनखंड भी पूरे नहीं हैं। कम से कम 2 होते तो अभाज्य होता, 2 से ज़्यादा होते तो भाज्य होता। इसलिए 1 को ना तो इसके 2 गुणनखंड 2 से ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए 1 के बारे में कहा जाता है ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये ध्यान रखना है, हमें पूछा जा चुका है कई बार, 1 भाज्य है या अभाज्य, में ध्यान रखना है। ना तो इसे भाज्य में कैटेगराइज करते हैं ना अभाज्य में। 2 हमारी क्या है? एक पूर्ण अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या को लेकर के भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभाज्य संख्या में तुमसे पूछ लेगा वो कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। इसके बाद 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। इसके बाद 1 से 30 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं गिनी जाती हैं उन्हें हम बोल देते हैं 25। 1 से 50 तक जो होती हैं वो होती हैं 15। 1 से 30 तक हैं 10। 1 से 25 तक होती हैं 9। अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक की जो भी काउंटिंग होती है वहाँ पर भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, भाज्य संख्याएं कितनी हैं, हमें याद रखना है 74। 74 संख्याएं हैं भाज्य, और 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। 1 से 50 तक 15 है, 1 से 30 तक 10 है, 1 से 25 तक 9 है। इतना डाटा हमें याद रखना है। साथ ही साथ अभाज्य संख्या का एक फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6k ± 1। यहाँ पर k की जगह जब आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे, जैसे कि आपने 1 ले लिया, तो 6 एकन 6 हो जाएगा, 1 जोड़ोगे 7, 1 घटाओगे 5, 2 ले लोगे 6 दूना 12, 1 जोड़ोगे 13 हुआ, 1 घटाओगे 11 हुआ। यहाँ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी आगे आनी है, और ये भी ध्यान रखना है 5 से पहले वाली यहाँ पर इसके माध्यम से काउंट नहीं हो पाती हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को लेकर के एग्जाम में जो पूछा जाता है
बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पाई को लेकर, पूछ लेता है पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर केवल पाई रखा गया है, सिर्फ पाई को डिनोट करके पूछ लिया जाए कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसे हम अपरिमेय कहेंगे, क्योंकि इसका एक्यूरेट मान फाइंड नहीं किया जा सकता। और रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर ये लिख दिया जाए कि पाई की जो वैल्यू है 22/7 इतना लिख ले और फिर पूछ ले ये बताओ 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो 22/7 है इसे परिमेय संख्याओं में रखा जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है आपका जीरो से लेकर के कि जीरो धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, हमें ध्यान रखना है जीरो उदासीन है। और अगर ये कहा जाए कि जीरो सम है या विषम है, तो आपको इसे सम संख्याओं में रखना है। जीरो हमारा सम संख्याओं में होता है। इसके बाद अगर ये पूछा जाए जीरो परिमेय है या अपरिमेय है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो जीरो है वो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है। देन हम वापस चलते हैं। संख्याएं वास्तविक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया आयोटा, और यहाँ तक की कैटेगरी के बाद में अब हम ये जान लेंगे कि संख्याएं के बाद संख्याओं के जो मान होते हैं वो कितनी तरह के और किस किस प्रकार से समझे जाते हैं। संख्याओं के मान, संख्याओं के मान दो तरह से समझते हैं हम लोग। एक होता है वास्तविक मान कह दो आप, या अंकित मान कह दो, अंकित मान, या जातीय मान कह दो, एक ही बात होती है। दूसरी बात अगर ये पूछ लिया जाए कि जो स्थान विशेष के कारण होता है मान, स्थान विशेष के कारण मान, स्थान विशेष के कारण मान, उसे ही बोलते हैं स्थानीय मान, उसे ही बोलते हैं स्थानीय मान। शिक्षक भर्ती में कई बार इनसे प्रश्न बन जाता है। हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया जाए, सपोज करिए 2, 5, 6, 7, 8, आपसे पूछ लिया जाए 6 का स्थानीय मान बता दो, तो 600 हो जाएगा। लेकिन अगर 6 का वास्तविक मान पूछेगा तो 6 रहेगा। ये वास्तविक मान है और ये स्थानीय मान। बट अगर यही वैल्यू डेसिमल के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जाए, जैसे कि लिख दिया जाए, सपोज करिए 25.678। अब अगर इनके स्थानीय मान की बात करोगे, जाति मान वही रहेंगे, अंकित मान वही रहेंगे, वास्तविक मान वही रहेंगे, लेकिन स्थानीय मान बदल जाएंगे क्योंकि स्थान विशेष के कारण ही इनका मान होता है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है 8 है। अगर आपसे 8 का स्थानीय मान पूछा जाए तो पहले लगाया दशमलव, हम लगाएंगे 0.8 और दशमलव के बीच में जितने अंक हैं उतने ज़ीरो फिल कर लेंगे और लिख लेंगे 8। 8 का ये है स्थानीय मान। अगर बात करिए 7 की तो 0.07, अगर बात करिए 6 की तो 0.6, लेकिन अगर 5 की बात करी जाए तो हमारा केवल 5 रहेगा, और 2 की बात करी जाए तो केवल 2 रहेगा। बस, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी सी बात है, वो भी आसान सी। अब हम ये देख लेते हैं कि संख्याओं की संख्या कितनी होती है। अगर बात ये करी जाए संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, कई बार जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ये चैप्टर ऐसा है यहाँ पे संख्याओं से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं उनसे तरह तरह के क्वेश्चन तरह तरह वे से बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे संख्याओं की संख्या पूछी जा रही, तो अगर आपसे ये कहा जाए 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसमें मात्र 2 अंक होते हैं। 2 अंकों की संख्याओं की संख्या, अगर बात करी जाए निकालना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और फिर ले लेंगे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और वो हो जाएगी 9। घटा देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 90। यानी कि 2 अंकों की
संख्याओं की संख्या अगर बात करी है तो कुल होती है 90। इसी तरह अगर ये कह दिया जाए गणित में 3 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी, 3 अंकों की संख्याओं की संख्या, 3 अंकों की संख्याओं की संख्या। तो 3 अंकों की संख्याओं की संख्या की बात करिए, जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे यहाँ फिर से करेंगे। 3 टाइम लिखेंगे 999 999, और 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे घटा दिया जाएगा तो बचेगा कितना, 900। इसी प्रकार आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 9000। 5 की पूछे 90000, 6 की पूछे 9 लाख, यानी शून्य बढ़ाते जाओगे हमें संख्याओं की संख्या पता चलती जाएगी। 1 अंक की संख्या कितनी है 9, 2 अंकों की संख्या कितनी है 90, 3 अंकों की कितनी है 900, 4 अंकों की कितनी है 9000, और इसी तरह आगे जो पूछी जाएंगी उन्हें भी बता लेंगे। इसका यूज तब होता है जब प्लस को लेकर के, जोड़ को लेकर के बड़ी बड़ी सीरीज बनती है, वहाँ पर हम आसानी से चीज़ों को फिर हैंडल कर पाते हैं। अभी तक जो हमने बात करी है उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने संख्याओं की कैटेगरी देखी, संख्याओं की वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या बदल लिया। इसके बाद हमने ये देखा वास्तविक संख्या उसकी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, एक है परिमेय और एक अपरिमेय। फिर हमने ये देख लिया कि जो परिमेय संख्या उनकी कैटेगरी क्या क्या है, एक है भिन्न और एक है पूर्णांक। भिन्न में हमने देखा एक शांत दशमलव है, अशांत पुनरावर्ती दशमलव है, अशांत अनावर्ती दशमलव है। जबकि जो पूर्णांक है उसकी 3 कैटेगरीज होगी, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासीन। जो धन पूर्णांक है उन्हीं को प्राकृतिक संख्या बोल दिया जाता है। धन पूर्णांक और 0 को मिला लोगे तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। फिर हमने ये देख लिया कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी कैटेगरीज क्या है, एक है सम संख्या, एक विषम संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है। सम संख्या हमें पता है 0 4 6 8 जिनके अंत में हो। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 जिनके अंत में हो। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके फैक्टर गुणनखंड 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। फिर हमने ये देख लिया अभाज्य संख्याओं को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। फिर 1 से 100 तक कितनी होती है अभाज्य संख्या, 25, 1 से 50 तक 15, 1 से 30 तक 10, 1 से 25 तक 9, छोटी होंगी हम पता कर लेंगे। और भाज्य संख्या अगर 1 से 100 तक पूछ ली तो हो जाएंगी 74। आज क्लास में हमने सिर्फ संख्याओं की जो कैटेगरीज अलग अलग वे में थी उनको देख लिया है। आने वाली जो भी अपनी क्लास होगी वहाँ पर इन्हीं संख्याओं को लेकर के प्रॉपर्टी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अलग अलग टॉपिक पे एक हमने कल डिस्कस किया था यूनिट डिजिट इकाई का अंक, आगे शेषफल प्रमेय है, विभाज्यता के नियम है, और धनात्मक संख्याओं का योग जैसे n+1/2 जैसे फॉर्मूले पे आधारित जो भी प्रश्न है उन सारों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगली क्लास में।